चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैलिस का हिंदी मीनिंग होता है द्वेष या दुर्भावना या बुरा भावना। अब मैलिस शब्द दो डिफरेंट सेंस में यूज होता है। एक तो नैरो सेंस में या पॉपुलर सेंस में इसका मतलब होता है इविल मोटिव, और इसी को मैलिस इन फैक्ट कहते हैं। और मैलिस इन लॉ की अगर हम बात करें लीगल सेंस में, इसका मतलब होता है विलफुल एक्ट डन विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। मतलब जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य जिसका कोई उचित कारण नहीं है या जिसका करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस सेंस में इसको मैलिस इन लॉ कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब मैलिस इन लॉ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, यदि एक पर्सन किसी को लॉ के अगेंस्ट इंजरी देता है, तो उसको ये कहने का अधिकार नहीं होता है कि उसने वो इनोसेंट माइंड से हुआ है, उससे ये इनोसेंट माइंड से हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है कि उसे लॉ की जानकारी है और उसे लॉ के दायरे में ही काम करना चाहिए। इसलिए वो पर्सन जिसने इंजरी की, मैलाइस इन लॉ के अंतर्गत या मैलिस इन लॉ के अंतर्गत गिल्टी होगा, बावजूद इसके कि उसके उसने एक्ट को इग्नोरेंटली किया हो या इनोसेंटली किया हो। वहीं डिफेमेशन के केस में भी ये एलेज किया जाता है कि जो पब्लिश की गई बातें हैं, यदि वो फॉल्स हैं और मेलिशियसली ऐसा किया गया है, तो इसका मतलब क्या है? यदि वो फॉल्स है और मेलिशियसली ऐसा किया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेटमेंट तो फॉल्स है ही और उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है। इसको समझिए फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई, सपोज कीजिए कोई न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल किसी के विरुद्ध फॉल्स बातें पब्लिश करता है और उसके पास अपने आप को जस्टिफाई, लॉफुली जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं है कि उसने वो फॉल्स इंफॉर्मेशन कैसे पब्लिश की, तो इस केस में न्यूज़ चैनल्स भी मैलिस इन लॉ के अंतर्गत आ सकता है। सो सिंपली मैलिस इन लॉ में जो रॉन्गफुल इंटेंशन है उसको प्रिज्यूम कर लिया जाता है। यदि एक्ट अनलॉफुल हो तो, यदि एक्ट अनलॉफुल हो तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोटिव इविल है या नहीं है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोटिव इविल है या नहीं है। आइए अब मैलिस इन फैक्ट को समझते हैं। देखिए, मैलिस इज इन फैक्ट या मैलिस इन फैक्ट का मतलब होता है, इसमें इविल मोटिव पे फोकस होता है। जब कभी भी रॉन्गफुल एक्ट, जब कभी भी कोई रॉन्गफुल एक्ट फीलिंग ऑफ स्पाइट या वेंजियंस या इल विल के फीलिंग के साथ किया जाता है, तो इस वैसे एक्ट को मेलिशियसली एक्ट कहा जाता है। वैसे एक्ट को मेलिशियसली कहा जाता है कि मेलिशियसली किया गया। मोटिव का मतलब ही होता है अल्टीरियर रीजन, और यहाँ पे रीजन क्या है? फीलिंग ऑफ स्पाइट या वेंजियंस या इल विल। तो इन सब केसेस में एक्ट जो है मेलिशियसली किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि किसी एक पर्सन का इमीडिएट इंटेंशन चोरी करने का क्या हो सकता है? इमीडिएट इंटेंशन हो सकता है चोरी करने का, लेकिन मोटिव, उसका थेफ्ट का जो मोटिव था वो कुछ और हो सकता है। जैसे उसका मोटिव हो सकता है अपने बच्चों के लिए जो है भोजन को खरीदने के लिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, या फिर उसका मोटिव हो सकता है कि वो किसी पुअर पर्सन को मदद करे। अब क्वेश्चन है कि, जो मेन क्वेश्चन ये है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी के अंदर अंदर टॉर्ट के लाइबिलिटी के अंदर मोटिव कितना रेलेवेंट है। पूरी चर्चाएं जो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमारा इसी पे फोकस है। तो देखिए, अगर हम जनरल रूल की बात करें फ्रेंड्स, तो मोटिव पर्सन के टॉर्टियस लाइबिलिटी में रेलेवेंट नहीं है। अगर हम जनरल रूल की बात करें, मोटिव रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक रॉन्गफुल एक्ट, इसको ध्यान से समझिएगा, एक रॉन्गफुल एक्ट अच्छे मोटिव होने के वजह से लॉफुल नहीं होता है। वो रॉन्गफुल ही रहेगा, वो अनलॉफुल ही रहेगा।
उसी तरह से एक लॉफुल एक्ट बैड मोटिव की वजह से रॉन्गफुल नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, आइए इसको केस के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक केस है साउथ वेल्स माइनर्स फेडरेशन वर्सेस ग्लैमोर्गन कोल कंपनी। इस केस में प्लेंटिफ कोल माइन का ऑनर होता है और माइनर यूनियन जो खदान में जो काम करते हैं उनका यूनियन होता है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं। सूट का कारण क्या होता है कि माइनर्स की जो यूनियन है वो कोल मैन के वर्कर्स को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उकसा रहा होता है, और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो छुट्टियां लेने के लिए ऑर्डर करता है कि छुट्टियां ले लो। डिफेंडेंट ये डिफेंस लेता है इस केस में कि उसका कोई इल विल नहीं था। बस ऑब्जेक्ट ये था कि जो कोल का प्राइस वो मेंटेन रहे, जिससे कि वेजेस रेगुलेट होता है। ऑनरेबल कोर्ट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस केस में डिफेंडेंट को लायबल माना, भले ही आपका मोटिव गुड क्यों ना हो, लेकिन आपने उकसाने का जो काम किया वो क्या था, वो अनलॉफुल या रॉन्ग था एक तरह से। अगर हम सेकंड केस की बात करें फ्रेंड्स, सेकंड केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। इस केस में डिफेंडेंट ने अपने लैंड के ऊपर कुछ खुदाई करवाई, जिसके कारण जो वाटर चैनल्स था, एक लैंड से दूसरे लैंड में जो कनेक्शन था वो डिसकलर्ड हो गया या डिमिनिस्ड हो गया। ये कहा गया इस केस में कि डिफेंडेंट का मोटिव प्लेंटिफ को कोर्स करने का था, ताकि किसी भी तरह से हाई प्राइस में प्लेंटिफ जो है उसका लैंड को परचेज कर ले। तो इस केस में डिफेंडेंट मैलिशियसली डैमेज कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही अपना लैंड का यूज वो लॉफुली तरीके से कर रहा था। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस केस में डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो सेकंड वाला पार्ट था हमारा, कि कोई भी एक्ट अगर इविल मोटिव अगर लॉफुल है, तो केवल इविल मोटिव के वजह से वो अनलॉफुल नहीं हो जाता है। यानी लॉफुल एक्ट अगर आप कर रहे हैं उसमें इविल मोटिव हो भी, तब भी वो अनलॉफुल नहीं हो जाता है। हाउस ऑफ लॉ ऑन इसमें इस केस में लॉर्ड मैंगटन ने ये उन्होंने ये फाइंड किया कि यदि कोई एक्ट से डैमेज हो रहा है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है, तो मोटिव चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उससे फैसला में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई फैसला में बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा लॉर्ड वाटसन ने एलन वर्सेस फ्लड के केस में उन्होंने ये हेल्ड किया कि मोटिव, जो इंग्लैंड के लॉ के अंदर मोटिव जो है वो सिविल रॉन्ग के लिए एक कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट के तौर पे काम नहीं करता है। मतलब सिविल रॉन्ग में ये मोटिव जो है एसेंशियल नहीं होता है। एग्जाम्पल सपोज कीजिए, किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए सिविल राइट्स किसी भी प्रकार से वायलेट होता है, अपने आप में वो वायलेशन ही लीगल रॉन्ग है, जिससे कि लाइबिलिटी अराइज होता है क्या चीज का, रिपेयर करने का। उस हद तक जिस हद तक राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जितना राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसका रिपेयर करने का जो है लाइबिलिटी अराइज होता है। अब यहाँ मोटिव गुड था, बैड था, या कुछ भी नहीं था, इससे ये सब मायने ही नहीं रखता है। ये सब मायने ही नहीं रखता है। अगर किसी का सिविल राइट्स वायलेट हुआ है, तो जिस हद तक उसका राइट वायलेट हुआ है उसको रिपेयर करने का जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब एक इंडियन केस को समझिए। इस केस का नाम है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। इस केस में प्लेंटिफ कुछ कंस्ट्रक्शंस करता है यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग। डिफेंडेंट जो कि ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस को गिरा देते हैं। प्लेंटिफ सूट फाइल करता है कि डिमोलिशन जो है इलीगल हुआ है, और कारण वो ये बताते हैं कि जो ऑफिसर्स है वो मैलिशियसली उन्होंने काम किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि जो बिल्डिंग है वो इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ था, और इसलिए उसको गिराना जो था वो परफेक्टली लॉफुल था। अब
देखिए इतना तो हो गया, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने इस बारे में एक्ट को मैलिशियसली है कि नहीं, इस पे चर्चा ही नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ये बातें इरेलेवेंट है। ऑनरेबल जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस हरी स्वरूप ऑनरेबल जस्टिस हरी स्वरूप ने हेल्ड किया कि प्लेंटिफ कंपनसेशन तभी मांग सकता है जब वो प्रूफ करे कि इंजरी डिफेंडेंट के इलीगल एक्ट से हुई है। एक इलीगल एक्ट के अंदर मेलाइस हुआ भी है तो एक्शन डैमेज पे करने के लिए लायबल नहीं होगा, तो वो जो एक्शन है उससे डैमेज पे करने के लिए लायबिलिटी नहीं एराइज होगा, क्योंकि जो एक्ट है वो अपने आप में लीगल है। कुछ ऑफिसर्स ने, मान लीजिए कुछ ऑफिसर्स ने, उन्होंने फर्दर इस बात को समझाया कि कुछ ऑफिसर्स ने सिटीजन्स के, वैसे सिटीजन्स के अगेंस्ट जिन्होंने ऑलरेडी रॉन्ग कर रखा है, उनके प्रति अगर उसका उस ऑफिसर्स का मेलाइस है भी, तो उस अथॉरिटी के थ्रू जो उस ऑफिसर अपने अथॉरिटी के से अगर वो एक्ट करते हैं तो इनवैलिड नहीं करार किया जा सकता है। लॉफुल एक्ट के थ्रू रॉन्ग को अंडन किया जा सकता है। इसमें मेलाइस होना या नहीं होना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेलाइस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना एक तरह से इस केस में, जिस केस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उस केस में जरूरी नहीं था। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर चीज का कुछ एक्सेप्शंस आएगा ही। तो इन कुछ केसेस में अब हम लोग जो आने वाले समय अभी देख रहे हैं, उस केस में कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस के केस में मेलिस जो है वो रेलेवेंट हो जाता है। जैसे एक केस है ब्लैक ग्लास एम्पोरियम वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में ये बताया गया एक तरह से कि अगर कोई एक्ट वैसे तो अनलॉफुल नहीं है, लेकिन जो रॉन्गफुल इंटेंशन सर्कमस्टांसेस से गैदर किए जा सकते हैं, उससे उसके अनलॉफुल होना और साथ ही साथ रॉन्गफुल इंटेंशन, ये दोनों प्रूफ होता है। जैसे इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, उसमें अपर फ्लोर से पानी जो है नीचे फ्लोर में जमा हो जाता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच इल विल होने का एविडेंस पहले से पता रहता है, पहले से प्रूफ होता है कि उन दोनों के बीच इल विल था। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोटिव हो उनके बीच में एक दूसरे को हानि पहुंचाने का। तो अब बाद में सर्कमस्टांसेस से ये पाया जाता है कि जो अपर फ्लोर है उसका जो टैप था उसको ओपन छोड़ दिया गया था, और साथ ही जो आउटलेट था, टैंक का जो आउटलेट था, उसको भी बहुत अच्छे से क्लोज कर दिया गया था, जिससे कि पानी जो है अपर फ्लोर से नीचे फ्लोर में जमा हो गया। तो इस केस में डिफेंडेंट के एक्ट से केवल एक ही इन्फ्रेंस निकाला जा सकता था कि डिफेंडेंट ने रॉन्गफुल इंटेंशन से प्लेंटिफ को डैमेज पहुंचाया है, उसका इंटेंशन रॉन्गफुल है। सेकेंड केस अगर हम देखें तो टॉर्ट ऑफ डेसिट, कंस्पायरेसी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इंजरियस फॉल्सहुड, इन सब केसेस में मैलिस जो है, डिफेंडेंट के मैलिस रेलिवेंट हो जाते हैं। अगर हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में डिफेमेशन के कुछ केसेस में जहां पे क्वालिफाइड प्रिविलेज या फेयर कमेंट को डिफेंस के रूप में प्लीड किया जाता है, उस केस में भी मैलिस जो है वो रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्वालिफाइड प्रिविलेज है उसका डिफेंस गुड फेथ के केस में मिलता है। और गुड फेथ पे डाउट कब क्रिएट हो जाएगा, अगर पहले से इविल मोटिव हो, तो गुड फेथ के ऊपर अपने आप में एक सवालिया निशान खड़े हो जाता है, एक डाउट क्रिएट हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है मेलिस और इविल मोटिव में रिजल्ट इन एग्रीवेशन ऑफ डैमेजेस। यानी जहां डैमेजेस की बात की जाएगी तो ज़्यादा डैमेजेस पेबल हो सकता है, अगर मोटिव इविल हो तो उससे डैमेजेस जो है वो एग्रीवेट हो सकते हैं, मतलब और जुट सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट चैप्टर हमारा टॉर्ट लॉ का। इसमें एक टॉपिक और है जो इसमें यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा है, वो टॉपिक है टॉर्ट रेमेडी बाय वे ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है,
इसको हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आप लोगों को सर्च करने में आसानी होगा अगर वो टॉपिक कभी भी आपको देखना हो तो। और इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जनरल डिफेंस पे चर्चा करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालें, क्योंकि थोड़ा-सा हम वेट भी कर रहे थे कि किस तरीके से हम वीडियो और अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें ताकि आप तक बेहतर तरीके से मेरी बात समझ में आए आपको और पहुँच पाए आप तक। सो थैंक यू वेरी मच। अगेन मिलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। जनरल डिफेंस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू अगेन।